हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 18 अक्टूबर को दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है इंडिया एसडीजी फोकस एंड इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इशू। इस आर्टिकल में हम इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआर रिपोर्ट में जो दिया है 1990 से 2024 के बीच में, उसे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कहाँ इंडिया लैग कर रहा है और बाकी कंट्रीज़ के साथ भी कंपेयर किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मेंस में इस तरह का कंपैरिजन और ऐसे में इस तरह का कंपैरिजन बहुत काम आ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द एंड गेम। इसमें हम गूगल के अगेंस्ट में जो एंटी ट्रस्ट लॉ इन्वोक किया गया था उसमें यूएस कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रूलिंग दे दी है और इंजंक्शन इशू किया है। इंजंक्शन क्या होता है, क्या रूलिंग है, ये सारे एस्पेक्ट डिस्कस किए जाएंगे और किस तरीके से ये रूलिंग गूगल के डोमिनेशन को ब्रेक करती है उस पर चर्चा करेंगे। बहुत फार रीचिंग इम्प्लीकेशन है इस रूलिंग के फॉर इंडिया एंड मैनी अदर डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़। सो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी नीचे प्रोवाइड की गई होगी। मोर पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इंडियाज़ एसडीजी फोकस एंड इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इश्यूज। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरा डेटा बेस्ड है, तो इसमें जो डेटा दिया हुआ है उसे लिखना है। मेंस में भी काम आएगा, मेंस के क्वेश्चंस में, और प्रीलिम्स में तो काम आएगा ही आएगा। प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक, शुरू कर लेते हैं आर्टिकल। बेसिकली आर्टिकल में हम इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट जो प्रोग्रेस है उसे एग्जामाइन करेंगे। 1990 से 2024 के बीच में कितना ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है ना। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जा सकता है इवेल्युएट करने के लिए कि इंडिया ने कितना जो है ह्यूमन डेवलपमेंट किया है लास्ट 2 डिकेड्स में, या फिर आफ्टर 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्रेंड्स पूछ सकते हैं। इस बार आया था ना ट्रेंड वाला क्वेश्चन एक, सो इसी तरह के मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। शुरू कर लेते हैं। Examining India progress in human development since 1990 based on the UNDP latest human development report is valid. As said by the Nobel laureate Amar Sen in his book Development as Freedom, development is the process of expanding the real freedom that people enjoy. So 1990 से ह्यूमन डेवलपमेंट को हम यहाँ पर इवेल्युएट करेंगे, एग्जामिन करेंगे इंडिया ने कितना प्रोग्रेस किया है और किसके बेसिस पे करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बेसिस पे करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब आई थी? 1990 में आई थी। इसे बनाने में अमर सेन का बहुत बड़ा रोल रहा है। मोहम्मद यूनुस का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है, जो कि अभी प्रेसिडेंट हैं बांग्लादेश के। ठीक, तो यहाँ पर हम इंडिया के जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसे असेस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के थ्रू। अमर सेन के हिसाब से डेवलपमेंट क्या है वो दिया हुआ है। उन्होंने अपनी बुक डेवलपमेंट एज फ्रीडम में लिखा है कि डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू रियल फ्रीडम लोग एंजॉय कर पाते हैं। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपकी कैपेसिटी होना चाहिए कि आप कोई चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब उनका जो फोकस था वो कैपेबिलिटी बढ़ाने पर था लोगों की, कि अगर लोग कैपेबल हो जाएंगे तो वो पॉवर्टी को खुद बीट कर सकते हैं, उन्हें अलग से डोल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन हिज कैपेबिलिटी अप्रोच द बेसिक कंसर्न ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ our capability to lead the kind of lives we have reason to value. Freedom from hunger and ill health on one hand, and gender and income equality and access to quality education on the other hand, lead to achievement of human development and consequently to sustainable development. So फ्रीडम फ्रॉम हंगर, इल हेल्थ, ये सब चीज़ें पॉवर्टी से बाहर लेकर जा रहा है। जेंडर एंड इनकम इनइक्वालिटी और एक्सेस टू एजुकेशन, ये सब भी
क्या हैं, डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं। जब तक हम इन सब में काम नहीं करेंगे एक साथ, तब तक के ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। नाउ बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। इसे यूएनडीपी के द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें 3 डायमेंशन है। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, नॉलेज, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकम पर कैपिटा, ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा। सो ये 3 आपके क्या हो गए, इंडिकेटर हो गए। और इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं यार, है ना, ये सबको याद होगा कि कौन से 3 इंडिकेटर है। ऑल 3 डायमेंशंस आर मच रिलेटेड टू सम ऑफ द की SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्ट करते आपको आना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को SDG से कनेक्ट किया गया है, ये अच्छी चीज़ है, इसको आप लिख सकते हैं। जैसे कि SDG 3 गुड हेल्थ, यहाँ पर आ जाएगा आपका हेल्दी लाइफ में। SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन आ जाएगा। SDG 5 जेंडर इक्वालिटी, SDG 8 डिसेंट वर्क, SDG 10 रिड्यूस इनइक्वालिटी। सो ये जो 4-5 जो SDG दिए हुए हैं, ये सारे के सारे ह्यूमन डेवलपमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अगर हम इसे अचीव कर लेते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी हम लोग इम्प्रूव करने लगेंगे। SDR 2324 places India in the medium human development category with a human development index value of 0.644। सो इंडिया जो है अभी 2023-24 की अगर रैंक देखें तो इंडिया मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आती है। इसका मतलब इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अभी मीडियम लेवल पर है, हाईली डेवलप्ड नहीं है। और जो वैल्यू है इंडेक्स में वो है 0.644। इंडिया की रैंक 134 है 193 कंट्रीज़ में। और इंडिया की जो वैल्यू थी SDI की 2019 में स्टैगनेंट थी, 19-20 में 0.638। उसके बाद 21 में गिरी, ऑब्वियसली गिरना ही था, कोविड का समय था, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा इम्प्रूव की 2022 में। इन दिस रिपोर्ट सम ऑफ इंडिया नेबरिंग कंट्रीज़ हैव बेटर SDI रैंक्स। बहुत सारी कंट्री इंडिया की जो नेबरिंग है वो बेहतर कर रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। जैसे कि मलेशिया की बात करते हैं 63 रैंक है, थाईलैंड की बात कर लो 66, चाइना 75, श्रीलंका 78, इंडोनेशिया 112, भूटान 125 और बांग्लादेश, इवन बांग्लादेश हमसे बेटर कर रही है। इंडिया और बांग्लादेश की रैंक में भी 5 रैंक का डिफरेंस है। ये बहुत ही पेनफुल है। जहाँ अभी तो बांग्लादेश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन अगर हम उसको हटा दें, नॉर्मल अगर सर्कमस्टांसेस में देखें तो बांग्लादेश हमसे बेहतर कर रहा है, और ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, है ना। तो भूटान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इसमें से 3-4 तो अपनी नेबरिंग कंट्री है। बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, चाइना भी हो गया, भूटान भी हो गया। ये 4 नेबरिंग कंट्री आपसे बेटर परफॉर्म कर रही है। सिर्फ कौन सा ख़राब कर रही है, एक आपका म्यांमार हो गया, मेरे ख्याल से म्यांमार इसमें नहीं है। दूसरा आपका अफ़गानिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हो गया, ये तो रोग स्टेट्स है। सो ओवरऑल देखें तो इंडिया सारी कंट्री से पीछे है, जो कि थोड़ी भी बेहतर स्थिति में। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से ऑब्वियसली बेहतर कर रहा है, क्योंकि वो तो रोग स्टेट है। SDI इंडिया सॉ इट्स SDI वैल्यू इंक्रीज बाय 48.4% फ्रॉम 0.434 in 1990 to 0.644 in 2022। सो इंडिया का जो SDI है वो 48% इम्प्रूव हुआ है 1990 से 2022 के बीच में। और जो वैल्यू थी SDI की वो 0.434 से 0.644 तक पहुंच गई है। एज फॉर द SDI रैंकिंग्स ड्यूरिंग 2015 से 22, इंडिया इम्प्रूव्ड बाय 4 रैंक्स वाइल नेबरिंग कंट्रीज सच एज बांग्लादेश एंड भूटान इम्प्रूव्ड बाय 12 एंड 10। सो अगर हम कंपैरिजन करें 1990 से 2024 के बीच में, तो इंडिया की जो रैंक है बहुत ही कम इम्प्रूव हुई है। वहीं हम अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि इंडिया तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, इसी का जश्न मनाया जा रहा है। सो यहाँ पर क्लियर कट हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रांसलेट नहीं हुई है ह्यूमन डेवलपमेंट में। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव लैग्ड बिहाइंड ड्यूरिंग 2015 से 22। वन ऑफ द रीजन फॉर स्लो ग्रोथ इज COVID-19 पैंडमिक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन
डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज एजुकेशन एंड इनकम। सो एक बार बहुत बड़ा फैक्टर तो आपका क्या है, कोविड-19 पैंडमिक है। कोविड-19 पैंडमिक के कारण भी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा रुक गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम ओवरऑल जज करें तो 2015 से 22 के बीच का जो टाइम था वो इंडिया के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है in terms of human development. The SDR also present the Gender Development Index for 193 country. अब SDR के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी एस्टिमेट किया जाता है। इट मेजर द डिस्पैरिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट बाय जेंडर। तो बेसिकली जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कितना हो रहा है अलग अलग जेंडर में और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो भी एस्टिमेट किया जाता है। द रिपोर्ट कंटेन एसडीआई वैल्यू एस्टिमेटेड सेपरेटली फॉर वुमेन एंड मैन। क्या करते हैं, एसडीआई मैन निकाल लेते हैं, एसडीआई वुमेन निकाल लेते हैं और फिर इसका रेशियो निकाल लिया जाता है। और जितना रेशियो 1 के क्लोज़र रहेगा उतना ही गैप कम रहेगा। मतलब अगर दोनों में एसडीआई वैल्यू दोनों की लगभग सेम आती है तो मैन और वुमेन में जेंडर गैप बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग आ रही है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो ये जो जेंडर गैप है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। लगभग 42 मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री है जिसमें इंडिया भी है और उसमें से केवल 7 ऐसी कंट्री है जहाँ पर लो इक्वालिटी है। ठीक, इसका मतलब 42 ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री में मैक्सिमम कंट्री में इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन ऑलमोस्ट हाई है, लेकिन 7 ऐसी कंट्री है जहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, जेंडर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। ये कौन कौन सी कंट्री है, ऑब्वियसली इसमें इंडिया ज़रूर होगा। ठीक, सो कंट्री विथ एब्सोल्यूट डिविएशन फ्रॉम जेंडर पैरिटी ऑफ मोर देन 10% आर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, युगांडा, मोरक्को, सीरियन अरब पब्लिक एंड किरीबाती। सो ये 7 ऐसी कंट्री है जहाँ पर जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है और उसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट जेंडर गैप इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लगभग 47.8% का हमारे यहाँ डिफरेंस है। महिलाएं जो हैं 28.3% इतना जेंडर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है और मेंस का 76.1। इन दोनों को माइनस करोगे तो 47.8 आ जाएगा। इतना ज़्यादा जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में गैप है। Female labor force participation rate in India is very low when compared to many countries, more so when compare it with India neighboring countries, where in China it is 53.6, Bhutan 53, बांग्लादेश 39। So अगर कंपेयर करेंगे तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा कम है इंडिया में। ठीक है, बाकी आप कंपेयर किस किस से कर सकते हो, अपनी नेबरिंग कंट्री से कर सकते हो। भूटान से भी कम है, चाइना से तो है ही, बांग्लादेश से भी कम है ना। अभी जो लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 37% फीमेल्स ऑफ वर्किंग एज है ना, और ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो रूरल और अर्बन एरियाज़ है उसमें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में ह्यूज गैप देखने को मिल रहा है। जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो रूरल एरिया में इंक्रीज़ हुआ है 2017-18 से 24% से 41% पहुंच गया 2022-23 में। और इसमें ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर महिलाएं एग्रीकल्चर करने लगी हैं और उनके हस्बैंड दोबारा जो है क्या हो गए हैं, शहर माइग्रेट कर रहे हैं या फिर महिलाओं को अनपेड वर्क करना पड़ रहा है। सो ये जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है ये ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि रूरल एरिया में ज़्यादातर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है और उन्हें अनपेड लेबर करना पड़ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अर्बन एरियाज़ में देखेंगे तो केवल मार्जिनल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है, 20% था 2017-18 में, अभी 25% हो गया है, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू अदर कंट्री। दिस शोज़ की काफ़ी ज़्यादा जेंडर गैप है। इनकम इनइक्वालिटी भी देख लेते हैं, है ना। सो हमने अलग अलग जो इंडिकेटर हैं उसे देख लिया और उसको कंपेयर कर लिया आसपास की कंट्री के साथ में। सो इनकम इनइक्वालिटी की बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है।
India is one of the country where income shares held by the richest 1% is very high, 21.7%. 1% लोग 21.7% इनकम होल्ड करते हैं पूरे देश की। ये बहुत बड़ी चीज़ है ना। केवल 1% पॉपुलेशन इंडिया की 20% इनकम अकेले होल्ड कर रही है या फिर ओन कर रही है। इसी को हम कंपेयर करें बांग्लादेश से तो 11.6% है बांग्लादेश में। चाइना में, इवन चाइना में 15.7% है। मतलब टॉप 1% पॉपुलेशन केवल 15% ही इनकम को ओन कर रही है। भूटान 18% है, नेपाल 9.7%। सो इंडिया के नेबरिंग कंट्री से में भी हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इंडिया में और वर्ल्ड एवरेज से भी ज़्यादा है 17.5% और साउथ एशिया एवरेज से भी ज़्यादा है 19.6. So most importantly, India inequality is also higher than other regional groups such as East Asia and Pacific 16.5 and Europe and Central Asia 15.7. So इंडिया में जो इनकम इनइक्वालिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अगर हमें SDG अचीव करना है तो जेंडर इश्यूज़ और इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी जैसे इश्यूज़ को एड्रेस करना होगा। सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अगर ये डेटा नहीं लिखोगे तो आपके जो आंसर्स हैं उतने अच्छे नहीं होंगे। ऐसे में बहुत काम आएगा ये डेटा कंपैरिजन करने में। सो प्लीज़ ये सारी चीज़ें प्रॉपर लिख के रखिए, नोट्स बना के रखिए ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्रेस को, है ना। आपको डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन आ सकता है या फिर आप ऐसे में भी इसे बढ़िया लिख सकते हैं। डेटा बेस्ड ऐसे बहुत अच्छे मार्क्स आपको फैच करा सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द एंड गेम। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गूगल के अगेंस्ट में इंजंक्शन इशू किया है सो दैट उसकी जो ऐप डोमिनेंस है वो ख़त्म हो सके। सो इंजंक्शन क्या होता है इसे समझना ज़रूरी है। कोर्ट इंजंक्शन मतलब कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर निकाला जाता है जिसके थ्रू पार्टी को कहा जाता है कि वो ये चीज़ कर सकती है और ये चीज़ नहीं कर सकती है। दैट मीन्स द कोर्ट ऑर्डर दैट रिक्वायर्स अ पार्टी टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग स्पेसिफिक एक्शन, है ना। तो यहाँ पर भी जो US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस निकाली है, कुछ ऑर्डर निकाला है किसके लिए, गूगल के लिए, कि उन्हें क्या नहीं करना है और क्या करना है। इसे हम कोर्ट इंजंक्शन बोलते हैं। इन केस अगर जो पार्टी है वो फेल टू कंप्लाई होती है तो वो क्रिमिनल और सिविल चार्जेस या पेनाल्टीज फेस कर सकती है इंक्लूडिंग मॉनेटरी सैंक्शंस, इम्प्रिजनमेंट और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक, सो यहाँ पर भी जो है यूनाइटेड स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इंजंक्शन इशू किया है अगेंस्ट गूगल। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये आपका आर्टिकल है, इसमें हम एंटी ट्रस्ट लॉ के बारे में बात करेंगे। सिमिलर लॉ इंडिया में है कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002। सो इनका पर्पस क्या है कि मार्केट में जो डोमिनेशन है कुछ कंपनीज का उसको ख़त्म करना, मोनोपोली को, और कंपटीशन को बढ़ावा देना। ठीक, सो उसी से रिलेटेड यहाँ पर गूगल का डोमिनेशन, मार्केट डोमिनेशन को चैलेंज किया गया था US के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और उसके बाद ये इंजंक्शन आया है। देख लेते हैं केस पूरा क्या है। द रीसेंट इंजंक्शन इशूड बाय द US डिस्ट्रिक्ट judge James Donato, which forces Google to open up its Android platform to a third-party app stores, an alternative payment option, marks a critical juncture in the ongoing legal dispute between Alphabet subsidiary and the Tencent-backed Epic Games. So recently, जो US डिस्ट्रिक्ट जज हैं उन्होंने इंजंक्शन इशू किया है जिसके कारण अब गूगल को अपने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे थर्ड पार्टी ऐप स्टोर भी ओपन करना पड़ेगा और उसके साथ साथ एक अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन भी देना पड़ेगा। इसे समझेंगे एक्चुअल में है क्या। और ये जो इंजंक्शन है ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पर आ चुका है।
ठीक। दिस एंटी ट्रस्ट लॉ सूट विच बिगेन इन 2020 आफ्टर गूगल रिमूव्ड एपिक पॉपुलर गेम फोर्टनाइट फ्रॉम द प्ले स्टोर फॉर वायलेटिंग इट्स पेमेंट टर्म्स हैज़ फार रीचिंग इम्प्लीकेशन फॉर हाउ द एंड्रॉयड ऐप इकोसिस्टम फंक्शन। सो गूगल में हम ये समझते हैं कि प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में जो ऐप्स लॉन्च किए जाते हैं, अगर ऐप बहुत बड़े और गूगल बोल रहा है कि प्लीज़ आप हमारे प्ले स्टोर में लॉन्च करिए, तो क्या होगा कि गूगल उनको पैसा दे रहा होगा उन बड़ी कंपनीज़ को। और अगर आप गूगल का सपोर्ट ले रहे हैं और गूगल प्ले स्टोर में अपना ऐप लॉन्च करते हैं, तो आपको गूगल को पैसे देने होते हैं, है ना। जितना डाउनलोड्स होंगे या फिर जितना उस ऐप को ख़रीदा जाएगा, तो उसमें इनका कुछ ना कुछ कमीशन होता है। चीज़ें क्लियर है। सो कहीं ना कहीं जो गूगल है वो सिर्फ सिलेक्टिव ऐप्स को ही अपने अपने जो है प्ले स्टोर से लॉन्च करता है, जो कि और उसके लिए वो पैसा लेता है, जो कि गलत है अकॉर्डिंग टू यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज। सो यहाँ पर जैसे आपका मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें प्ले गूगल प्ले है। इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई गूगल प्ले में आप सारे ऐप्स दीजिए ना, आप जिनसे कमीशन ले रहे हैं सिर्फ वही ऐप क्यों रख रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। आप ऐसे में तो फ़ायदा उठा रहे हैं, जो छोटे प्लेयर्स होंगे वो तो यहाँ पर आ ही नहीं पाएंगे, वो कमीशन पे नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में जो मार्केट में कंपटीशन है वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। और ये जो बैटल है उसकी शुरुआत कब हुई थी, जब एक कंपनी थी जो कि फोर्टनाइट गेम था जिनका, है ना, उन्होंने क्या किया था, डायरेक्टली जो लोग थे उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया था। ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं आप, तो डायरेक्टली डाउनलोड करने के लिए ये जो कंपनी है इन्होंने डायरेक्ट पैसा लेना शुरू किया और गूगल का जो पेमेंट सिस्टम है उसे बाईपास कर दिया। गूगल का पेमेंट सिस्टम बाईपास कर दिया तो इनको लगा कि भाई ये हमारे ऐप में है, गूगल प्ले में है, और गूगल प्ले में है तो इसमें से जो भी पैसा आएगा उसमें से कमीशन हमको मिलना चाहिए। लेकिन ये कमीशन इनको नहीं मिल रहा था, डायरेक्ट फोर्टनाइट कंपनी को मिल रहा था, तो इन्होंने इस ऐप को ख़त्म कर दिया, इस ऐप को अपने गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया। ठीक। सो उसी के बाद से यहाँ पर ये एंटी ट्रस्ट लॉ के अंदर ये सूट दायर किया गया है। उसके बाद अभी रिसेंटली इंजंक्शन आया है, रूलिंग आई है, और ये रूलिंग नवंबर से क्या होने वाली है, इम्प्लीमेंट होने वाली है। इसी के साथ साथ गूगल को क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। गूगल को ऑर्डर किया गया है टू हॉल्ट प्रैक्टिसेस दैट हैव लिमिटेड कंपटीशन, है ना, ऐसी जितनी भी प्रैक्टिसेस जिसके कारण कंपटीशन लिमिट हो रहा है, सच एज पेइंग कंपनीज टू लॉन्च ऐप एक्सक्लूसिव ऑन इट्स मार्केट प्लेस और प्री इंस्टॉलिंग गूगल प्ले ऑन द डिवाइसेस, न्यू डिवाइसेस। ठीक। सो ये कह रहा है, एक तो तुम्हारे एंड्रॉयड फ़ोन आते हैं ना, उसमें ऑलरेडी गूगल क्रोम और तुम्हारा प्ले स्टोर, ये सारी चीज़ें प्री इंस्टॉल रहती है, और जब प्री इंस्टॉल रहती है तो तुमको लगता है कि किसी और अल्टरनेटिव चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी है तो प्ले स्टोर। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि गूगल ये सारी चीज़ें नहीं करेगा, ना गूगल क्रोम डाउनलोड करके रखेगा ना प्ले स्टोर। ये डिस्क्रिशन होना चाहिए लोगों का, उसे कौन सा ऐप डाउनलोड करना है और कौन सा जो है ऐप डाउनलोडर इस्तेमाल करना है। चीज़ें क्लियर। इट ऑल्सो मैंडेट्स गूगल टू अलाउ राइवल ऐप स्टोर्स टू बी फीचर्ड ऑन इस प्ले स्टोर एंड फॉर ऐप डेवलपर्स टू शो अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम। ये भी कहा गया है कि जो राइवल ऐप स्टोर्स है उसके जो ऐप्स होंगे उन्हें भी गूगल प्ले में जगह देनी पड़ेगी, और इसके अलावा अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम भी दिखाना पड़ेगा। फॉर 3 years this injunction will reshape how Google operates its marketplace, creating space for increased competition in Android ecosystem। देखते हैं अगले 3 सालों में किस तरीके से ये जो एंड्रॉयड इकोसिस्टम है उसमें गूगल ऑपरेट करता है मार्केट प्लेस में, और किस तरीके से बाकी प्लेयर्स को भी एंड्रॉयड इकोसिस्टम में स्पेस मिल पाता है। But Google argues that these changes pose risk to user privacy and security and could limit developer ability to promote their app। उनका ये कहना है कि जो डेवलपर है, जो ऐप बना रहे हैं, उनकी एबिलिटी कहीं ना कहीं क्या हो सकती है,
कमज़ोर पड़ सकती है, लिमिट हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने भी आपके गूगल प्ले में ऐप होते हैं वो सिक्योर होते हैं, हमें डर नहीं होता। आप कहीं और से अगर डाउनलोड करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। हाउएवर द इंजंक्शन डज अलाउ गूगल टू रिटेन सम कंट्रोल ओवर सिक्योरिटी, बट द रूलिंग सेंड्स अ क्लियर मैसेज, इट इज़ टाइम फॉर गूगल टू चेंज नाउ, इट गवर्न्स द एंड्रॉयड ऐप मार्केट प्लेस। ठीक, अगर बैटल में देखें, एट द कोर ऑफ इट्स बैटल गूगल टैक्स लग रहा है, लगभग 15 से 30% कमीशन कंपनी चार्ज करती है जब भी ऐप में ट्रांजेक्शन होता है। मतलब प्ले स्टोर में जब भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसका 15 से 30% ये कमीशन लेते हैं। इवन बड़ी कंपनियों को ये बोलते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म में ही क्या करेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म में ही लॉन्च करेंगे, और उसके लिए वो पैसे भी देते हैं। कुछ कंपनी के साथ जैसे स्पॉटिफाई हो गई, टिंडर हो गई, इन लोगों ने अलग से डील कर लिया और इनको कह रहे हैं कि आप लो कमीशन पे कर सकते हैं। सो मार्केट में फेयरनेस नहीं है, अनफेयर प्रैक्टिसेस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। सो जो रूलिंग है, इट स्ट्राइक्स एट द हार्ट ऑफ हाउ टेक जायंट यूज देयर प्लेटफॉर्म टू मेंटेन डोमिनेंस बाय एनफोर्सिंग इट्स पेमेंट सिस्टम एंड रिस्ट्रिक्टिंग अल्टरनेटिव ऑप्शंस। गूगल हैज़ लॉन्ग हेल्ड डिस्प्रपोर्शनेट पावर ओवर ऐप डेवलपर्स, है ना। तो इन लोगों ने, जो गूगल है, उन्होंने अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट करके रखा है और अल्टरनेटिव ऑप्शन भी रिस्ट्रिक्ट करके रखा है ऐप डेवलपर्स के लिए। ज़्यादातर को गूगल प्ले स्टोर में ही अपना ऐप लॉन्च करना पड़ता है और हाई कॉस्ट देनी पड़ती है, जितना भी उनको बेनिफिट होता है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो रूलिंग है ये कहीं ना कहीं गूगल के डोमिनेंस को डिसमेंटल कर देगी। व्हेन डेवलपर्स आर नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू गूगल हेफ्टी कमीशन, दोज सेविंग्स कुड बी पास डाउन टू यूज़र। अगर डेवलपर को ज़्यादा कमीशन नहीं देना पड़ेगा तो उसकी जो ऐप की कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, और हो सकता है कि ये जो कम कॉस्ट है वो किसको फ़ायदा दे? कस्टमर्स को फ़ायदा दे। किसको गेन होगा? अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को गेन होगा। अल्टीमेटली दिस रूलिंग कुड सिग्नल a shift towards more transparent and fair business practices in the tech industry and push giant to reconsider how they operate in the global digital economy. Ultimately ये जो ruling है ये कहीं ना कहीं shift दिखा रही है towards fairer and transparent businesses। ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका हो।